इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है कल से 4th ग्रेड एग्ज़ाम की डीवी शुरू होने जा रही है। इस बीच 4 से 5 गलतियां जो अक्सर की जाती है वो आप ना करें। कौन कौन सी 4 से 5 गलतियां हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, और इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट आपके नोटरी से सत्यापित होने चाहिए और कौन से कागजात आपके सामने कागज़ पर होना चाहिए जो फॉर्मेट बोर्ड द्वारा जारी किए गए, उन्हीं के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जिनका कल डीवी आयोजित होने जा रहा है। इस बीच कल उनका डीवी कंप्लीट होने के बाद उनसे रिव्यू लिया जाएगा और उसके माध्यम से आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि विभाग द्वारा डीवी किस तरह से आयोजित की जाती है, शुरू से लेकर यानी कि जब एंट्री होती है तब से लेकर एग्जिट तक के पॉइंट का कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। किस तरह से आपके एंट्री हुई है, किस तरह से आपके दल द्वारा डॉक्यूमेंट चेक किए गए, अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है तो फिर उस पर विभाग द्वारा क्या कहा जाता है, ये सब जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और मंडल स्तर पर सभी मंडल की डीवी शेड्यूल जारी हो चुके हैं। वे पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब आपको जो चेकलिस्ट जारी की गई है उसी के आधार पर आपको अपने डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखने हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करने जा रहा हूँ कौन से डॉक्यूमेंट नोटरी से सत्यापित होने चाहिए और कौन से आपके सामने कागज़ पर आपको बनाने हैं, उसके बारे में बात करूँगा। और उसके बाद जो अक्सर गलतियाँ होती हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, कैंडिडेट नज़रअंदाज करते हैं उस गलती को कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर आपको प्रोविजनल कैटेगरी में रिजल्ट डाल दिया जाता है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको वापस चक्कर लगाना पड़े या फिर आपका रिजल्ट प्रोविजनल हो, तो फिर आप ये वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल के अपडेट दी जाती है। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ चरित्र प्रमाण पत्र की। अब देखो, चरित्र प्रमाण पत्र की अगर मैं बात करूँ तो 4th ग्रेड डीवी के समय आपको टोटल 3 चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जिसमें से 2 तो चरित्र प्रमाण पत्र नवीनतम होने चाहिए, अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए और यहाँ पर कार्यालय की मुहर भी लगी होनी चाहिए। और एक चरित्र प्रमाण पत्र आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ का होना चाहिए, जिसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आपको स्क्रीन पर नज़र दिख रहा है, इसी के माध्यम से आपको बनाना है और ये फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो ये तो बात थी चरित्र प्रमाण पत्र की। सामान्य घोषणा पत्र की बात करूं तो सामान्य घोषणा पत्र आपका नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। सामान्य घोषणा पत्र में ये लिखा होता है कि आपने जो भी दस्तावेज दिखाए हैं वो सभी एडवर्टाइजमेंट के अनुसार ही है। शैक्षणिक योग्यता जो एडवर्टाइजमेंट में दे रखी है उसी के आधार पर है। कोई भी दस्तावेज जाली, नकली, गलत तरीके से तैयार नहीं किया गया है और आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण भी नहीं है, और अगर ऐसा पाया जाता है तो आपकी पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। तो इसको लेकर जो सामान्य घोषणा पत्र है वो भी आपका नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। इसके बाद संतान संबंधी जो घोषणा पत्र हैं ये आपके सामान्य कागज पर बनाना है, ये नोटरी से सत्यापित करना नहीं है, इसको आपको सिर्फ सामान्य कागज पर बनाना। फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अविवाहित स्टूडेंट के लिए दहेज वाला, यानी कि आपको मालूम है जो दहेज वाला है वो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है सभी के लिए कंपलसरी है। चाहे अगर किसी महिला ने विधवा कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है या परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, या किसी कैंडिडेट ने विवाहित कैटेगरी से फॉर्म फिल किया या किसी कैंडिडेट ने अविवाहित कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, सभी के लिए दहेज वाला लागू हो रहा है। लेकिन सभी के लिए अलग अलग फॉर्मेट है। जैसे कि जो अविवाहित कैंडिडेट है उनका फॉर्मेट ये रहने वाला है, लेकिन सभी को नोटरी से सत्यापित करना तो है। 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाना कंपलसरी है, लेकिन इसका फॉर्मेट सभी के लिए अलग अलग है। जैसे कि अविवाहित कैंडिडेट के लिए यहाँ पर लिखा होगा वो भविष्य में जब भी शादी करेंगे तो ना तो दहेज लेंगे ना ही देंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट विवाहित है उनके लिए ये फॉर्मेट है कि उनका विवाह कौन सी डेट को हुआ, विवाह के समय उन्होंने दहेज नहीं लिया है, और ये भी आपका 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी से प्रमाणित करना कंपलसरी है। यानी कि जो दहेज वाला है वो आपका नोटरी से सत्यापित होना जरूरी है। विधवा महिला कैटेगरी ने, अगर किसी महिला ने विधवा कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो उनको ये फॉर्मेट दिखाना होगा दहेज से रिलेटेड, ये भी आपके 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित होना चाहिए। इसके बाद
परित्यक्ता कैटेगरी से अगर किसी महिला ने फॉर्म फिल किया तो उनको भी 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी से प्रमाणित करना कंपलसरी है, तभी वो आपका मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। ये तो आपका था दहेज वाला। अब अगर किसी का विवाह 22/5/2006 से पहले हुआ है तो उनको ये घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद तो मैरिज सर्टिफिकेट होंगे, लेकिन पहले मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनते थे, तो उन्हें 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी से प्रमाणित करना कंपलसरी है। इसके बाद आप देख सकते हैं वचनबद्ध प्रपत्र, यानी कि आप धूम्रपान गुटखे का सेवन नहीं करते हैं, ये आपके नोटरी से सत्यापित होना कोई ज़रूरी नहीं है। सामान्य कागज़ पर आपको बनाकर दिखाना है कि आप धूम्रपान और गुटखे का सेवन नहीं करते हैं। ये महिला और पुरुष दोनों को बनाना है, सभी कैंडिडेट के लिए लागू है। संविधान संबंधी प्रतिज्ञा का जो शपथ पत्र है वो भी आपको सामान्य कागज पर ही बनाना है, कोई नोटरी की ज़रूरत नहीं है। संविधान संबंधी जो प्रतिज्ञा है वो भी आपको सामान्य कागज पर बनाना है। इसके बाद जो हैंडटन वाला है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में लिखे होते हैं, उसके नीचे आपको वो चीज़ सेम लिखनी होती है अपनी राइटिंग में, तो वो भी आपको सामान्य कागज़ पर ही लिखना है, उसके लिए भी कोई नोटरी की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो विकल्प पत्र है, यानी कि अगर किसी कैंडिडेट का नॉन टीएसपी यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र और टीएसपी यानी कि अनुसूचित क्षेत्र दोनों जगह सिलेक्शन हो गया है, तो वो प्रोविजनल रूप से किस में जाना चाहता है, नॉन टीएसपी में या टीएसपी में, उसके लिए जो विकल्प पत्र है वो सामान्य कागज़ पर ही बनवाना है, उसके लिए भी कोई नोटरी की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगर कोई महिला विधवा या परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया और उन्होंने वापस से विवाह किया है या नहीं किया है, उसके लिए जो घोषणा पत्र है वो भी आपको सामान्य कागज़ पर ही बनाना है, जिसका फॉर्मेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कौन से डॉक्यूमेंट है वो सामान्य कागज़ पर बनाने हैं और कौन से आपको नोटरी से सत्यापित करने हैं। अब जो गलती की जाती है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे अगर किसी कैंडिडेट ने, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में डाउट लगे, अब देखो कुछ कैंडिडेट, देखो सब जगह ये डाउट है कि बहुत कैंडिडेट कह रहे हैं, कुछ ये बता रहे हैं कि यहाँ पर दस्तावेज प्रश्न संख्या नंबर लिखने होते हैं कि आपके दस्तावेज जो आपने सेट तैयार किया उसमें कहाँ पर हैं वो नंबर लिखने होते हैं। तो कुछ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दस्तावेज प्रश्न संख्या में आपके जो डॉक्यूमेंट बने हैं, जैसे कि मूल निवास प्रमाण पत्र कितने पेज पर बने, 1 या 2, तो वो नंबर लिखने होते हैं। अगर आपको भी ये कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे कीजिए, 2 प्रिंट निकाल दीजिए इसका। एक प्रिंट में वैसा कीजिए जैसे कि मूल निवास प्रमाण पत्र कितने पेज पर बने, 1 पेज पर या 2 पेज पर, वो संख्या लिखनी होती है। वचनबद्ध प्रपत्र कितने पेज पर बने, 1 पेज पर, 2 बने, वो बने। और दूसरा पेज पर आप नंबर डाल दीजिए, जो आपने पेपर सेट तैयार किया उसमें आपका कागज़ कौन से नंबर पर है, 14 नंबर पर, 12वें नंबर पर, पहले नंबर पर, दोनों बना के लेके जाइए, वहाँ पर दिखा दीजिए। जो पूछे, अगर वो पूछे ये गलत है तो दूसरा वाला पेश कर लीजिए। यानी कि वहाँ पर विभाग द्वारा जब आपका डीवी हो तो उनको ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि आपको वो पूछे ये डॉक्यूमेंट आपका कहाँ है और आप बोलो कि मेरे पास है ही नहीं, फिर आपको वापस चक्कर लगाना पड़े। इसलिए अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में डाउट लगे, आप 2-3 दस्तावेज ज़्यादा लेके जाइए, वहाँ पर फिर जो पूछा जाए वो आप दिखा दीजिए। अब बहुत साथी को ये भी डाउट है कि यहाँ पर जो चेकलिस्ट है इसमें तो सिर्फ 10th की मार्कशीट का ही लिखा हुआ है, तो 12th की कहाँ अटैच करें, या 12th की अटैच करनी है या नहीं करनी है। देखो एप्लीकेशन फॉर्म में अगर हमने लिखा है तो हम लेके चले जाए, वहाँ पर अगर मांगे जाए तो दिखा देंगे, नहीं तो वापस ले आएंगे, और क्या। अगर मांग ले और हमारे पास नहीं हो तो हमें चक्कर लगाना पड़े, इससे बेटर यही है कि अगर हम 2-3 दस्तावेज ज़्यादा लेके जाएंगे, क्या प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा अगर किसी ने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है, ऑनलाइन माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप बोर्ड की वेबसाइट पे फॉर्मेट देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी दे रखा है स्क्रूटनी फॉर्म के ऑफलाइन का फॉर्मेट, वो आप फिल कीजिए और उसे 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर, जो कि आरएसएसबी बोर्ड के सचिव के नाम का बनाकर आपको डीवी जब भी डेट में जिस भी मंडल में वहाँ पर उपस्थित हो जाए, और वहाँ पर आप अपना बता सकते हैं कि डीवी ऑनलाइन आपने स्क्रूटनी फॉर्म क्यों नहीं भरा, ऑफलाइन क्यों भरा, उसका रीज़न बता देना, आपकी वेबसाइट काम नहीं करी थी, जो भी आपकी दिक्कत आ रही थी। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा उनका डीवी में नाम नहीं है। डीवी में उन सभी कैंडिडेट का नाम है जिनके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है, फिर चाहे आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा हो या नहीं भरा हो तो वो ऑनलाइन जो आपने फिल किया उसका PDF फॉर्मेट आपको लेके जाना होगा। बहुत साथी कह रहे थे 100 रुपये का
जो आपने फीस रसीद की है वो भी आपको स्लिप लेके जानी है, तो वो हमें कहाँ मिलेगी? वो आपको वहीं मिलेगी जहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिली थी स्क्रूटनी फॉर्म की। उसके आगे फीस रिसिप्ट की भी पीडीएफ का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप डाउनलोड करके लेके जा सकते हैं। और अगर किसी के स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो गई हो तो इस पर आरएसएस बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा था आप एफिडेविट लेके जाइए और वहाँ पर बता दीजिएगा कि फॉर्म फिल करते समय ये मिस्टेक हो गई, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह 10th की अंक तालिका और प्रमाण पत्र अब जिनके अलग अलग है, यानी कि कुछ बोर्ड क्या होते हैं अंक तालिका प्रमाण पत्र एक ही बना के देते हैं और तो कुछ अलग अलग बना के देते हैं। तो जिनके अलग अलग है उन्हें वो दोनों लेके जानी है, जिनके एक है वो तो उन्हें एक ही लेके जानी है, दूसरी है ही नहीं तो वो क्या लेके जाएंगे। जिनके अलग अलग है उनको दोनों इसलिए लेके जानी होती है क्योंकि अंक तालिका में उनके सिर्फ मार्क्स दिखाए जाते हैं और प्रमाण पत्र में उनकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई जाती है। और जिनके एक ही होती है तो फिर वो दोनों चीज़ें एक ही में दिखा देते हैं, इसलिए उनको फिर कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर आपके अंक तालिका या प्रमाण पत्र में स्पेलिंग में स्पेस है, नाम में त्रुटि है या सरनेम नहीं लिखा हुआ है, कुछ गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो उसके लिए आप एफिडेविट बनाकर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एफिडेविट नहीं बनाया तो फिर आपको दिक्कत होगी, फिर से आपको चक्कर लगाने होंगे। ऐसा आप बिल्कुल मत सोच रहे हैं कि इससे इतनी छोटी मोटी गलती कोई नहीं देखता है और आप एफिडेविट नहीं बना रहे हैं और वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको एफिडेविट बनाने के बोलेंगे, फिर आप वापस से चक्कर लगाओगे। तो इससे बेटर है कि पहले से ही एफिडेविट बनाकर लेके जाइए। इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन से अगर किसी ने फॉर्म फिल किया तो उनका जो सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उससे पहले का बना होना कंपलसरी है, तभी आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तब तक आपको लंबित रखा जाएगा डीबी के लिए, यानी कि आपका आगे का प्रोसेस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि मूल चरित्र प्रमाण पत्र 2 का पूछा, कोई एक ही लेके जाता है। आपको 2 का पूछा है तो 2 का ही लेके जाना, अगर एक का लेके जाओगे फिर आपसे दूसरा पूछेंगे, आपको वापस चक्कर लगाना होगा। और जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट का पहले का बना हुआ है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, एमबीसी नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट का पहले का बना हुआ लेकिन उनका 1 साल से ज़्यादा पुराना है, फिर वो क्या एफिडेविट न बनाते हैं ना ही नया बनाते हैं, वही लेके जाते हैं। फिर वहाँ पर दिक्कत होती है, वहाँ फिर देखा जाता है कि 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो एफिडेविट दिखाइए। एफिडेविट भी मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड रहता है। अगर उससे भी ज़्यादा पुराना है यानी कि आज से 10 साल पहले का बना हुआ है तो फिर आपको नया बनाकर दिखाना होगा। पुराना वाला तो लेके ही जाना है, ऐसा नहीं है कि नया ही लेके जा रहे, पुराना वाला लेके ही नहीं जा रहे, तो भी दिक्कत होगी। फिर वो आपसे पुराना वाला मांगेंगे या फिर एफिडेविट मांगेंगे, कुछ तो मांगेंगे, क्योंकि वो तो आपने नया अगर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद बनाया है तो फिर आपको दिक्कत होगी, आपको एफिडेविट दिखाना होगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी के हो और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट का बाद बनाया, किसी भी कैटेगरी के हो, अगर जाति प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद बनाया तो एफिडेविट आपको जरूरत है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को। लेकिन अगर आपने SC/ST कैटेगरी के हो और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले के बनाया, फिर चाहे कभी का बना हुआ वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, अगर आप SC/ST कैटेगरी के हो तो वो एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। उसके बाद का है तो फिर आपको भी एफिडेविट दिखाना होगा। इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट, अब देखो कुछ कैंडिडेट ये कहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के समय तो हम मैरिड नहीं थे, अनमैरिड थे, लेकिन अब हम मैरिड हैं, तो हमें क्या मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना होगा? इसमें तो आपकी आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाते हैं उनके पास आपकी लिस्ट अवेलेबल रहती है ऑनलाइन माध्यम से, उसी के माध्यम से लेकर, और उसमें आपने अनमैरिड लिखा हुआ है तो फिर आप से वो पूछेंगे नहीं मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ है। अगर फिर भी आप ले जाना चाहते हैं, आप वहाँ पर बताना चाहते हैं कि अब हम मैरिड है, तो आप लेके जाइए, इसमें ज़्यादा कोई इश्यू नहीं होगा कि भाई पहले अनमैरिड था अब मैरिड हो गए, तो ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा विकल्प पत्र तो उनको भरना कंपलसरी है जिनका सिलेक्शन दोनों साइड से हुआ, नॉन टीएसपी से या टीएसपी। अगर आप नहीं दिखाओगे तो फिर आपको वहाँ पूछा जाएगा, वहाँ पर फिर बताना होगा आपको। इसके अलावा आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ भी लेके जाने होने चाहिए, और जो भी आप लेके जा रहे हैं फ़ोटो आईडी प्रूफ, उसमें आपका जो फ़ोटो है वो लेटेस्ट का होना चाहिए। अगर बहुत पुराना है तो आप उसको अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपका फ़ोटो मैच होना चाहिए, चाहे स्क्रूटनी फॉर्म से करें, चाहे एप्लीकेशन फॉर्म से करें या आपके आईडी प्रूफ से करें।
बाकी जब एंट्री होगी तो सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको दल के पास पहुंचा देंगे और वहां पर दल द्वारा आपके दस्तावेज जांच किए जाएंगे। और फिर मैं इसलिए कह रहा था ये 4 से 5 जो मैंने बताई वो गलतियां आप भी मत करना, नहीं तो आपको भी वापस से चक्कर लगाने पड़ेंगे। इससे बेटर है कि आपको अगर किसी भी दस्तावेज में कोई भी डाउट लगे तो वो आप लेके जाइए। कल से डीवी शुरू हो रही है, स्टूडेंट से रिव्यू लेकर आपको हम इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट प्रोसेस बता देंगे कि किस तरह से डीवी आयोजित की गई है। शुरू से लेकर अंत तक का कंप्लीट प्रोसेस आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए।